इससे पहले आपने PYQ देखा, एनालिसिस किस तरह ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको पता होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि हम सोचें एज यूपीएससी, ठीक है। अगर ये कैपेबिलिटी आपको नहीं है, मतलब 15 महीने, 20 महीने, 2 साल, 3 साल आप पढ़ते ही जा रहे हो, लेकिन आपको अभी तक ये डेवलप नहीं हुआ ये थिंकिंग एज यूपीएससी, तो आप एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। यानी कि एक डिफरेंस होता है एक एग्जामिनर और स्टूडेंट में। अगर हम हमेशा यहीं पे रहेंगे तो हम क्वालिफाई नहीं करेंगे एग्ज़ाम इन ड्यू टाइम, ठीक है। हमें ज़रूरी है कि क्योंकि हमें स्मार्टली एक्ट करना है, हमें वो घोड़े की तरह नहीं चलना है कि उसके ऊपर डाल दिया किताबें, आप वो बस चलता ही जा रहा है, लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रहा है उस चीज़ पे, वो हमें ऐसा में नहीं बनना है। तो दैट्स ये जो देखो, इफ़ यूपीएससी वेर ए पर्सन हाउ वुड इट थिंक, हमारा गोल ये है कि अगर यूपीएससी एक अकेला बंदा है ये कैसे सोचेगा, यानी कि हाउ वी कैन डेवलप यूपीएससी माइंडसेट इन शॉर्ट, ठीक है। यूपीएससी इज नॉट टेस्टिंग नॉलेज, इट्स टेस्टिंग हु यू आर एज ए थिंकर। समझ आ रहा है? यूपीएससी को कोई गर्ज नहीं है आप क्या पढ़ के आए हो, आपने क्या क्या सोर्स लिए हैं, है गर्ज को यूपीएससी को क्या गर्ज है? फिर उसको गर्ज ये है कि ये जो बच्चा है ये कैसे करता है हैंडल चीज़ों को, कैसे, अगर मैंने इसको ट्रैप सेट किए हैं एमसीक्यूज में, मैंने इसको ट्रैप सेट किए हैं मेंस में, ये कैसे इनसे बचता है या कैसे इसके साथ लड़ाई करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको अच्छे से देखो, सबको पता है कि भाई हमें सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है, लेकिन ये एग्ज़ाम उसके लिए नहीं है। एग्ज़ाम जैसा कि मैंने बोला आपको कि आपने कम टाइम में किस तरह किस चीज़ को हैंडल किया, वो यूपीएससी को देखना है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रीलिम्स में भी यही है, मेंस में भी यही है और इंटरव्यू में भी यही है, ठीक है। इंटरव्यू में भी यही है, वहाँ पर भी आपको वैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे ताकि चेक कर सके बच्चा कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गया, बच्चे ने कैसे हैंडल किया इस क्वेश्चन को, बच्चा कोई कहीं वो बायस तो नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन सेट किए जाते हैं आपके। रियल टेस्ट क्या है अब हमारे लिए? कैन यू थिंक स्ट्रक्चरली अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स। आपके पास एक इशू आया, ये रियल लाइफ में भी चलेगा, कल को आप ब्यूरोक्रेट बनोगे इंशाल्लाह, कल को आप आईएएस क्वालिफाई करोगे, केएस क्वालिफाई करोगे, ये रियल लाइफ में भी होगा आपके पास, किताबी तौर नहीं है, अप्लाई भी करना आना चाहिए। कल को आपको कोई इशू आया, आपके एरिया में कुछ मसला होगा, लड़ाई होगी, कुछ हो गया, अब आपको हैंडल करना है, टाइम बचा है आधा घंटा आपके पास, अगर आधे घंटे में एक्ट नहीं किया कोई बड़ा हो जाएगा वहाँ पे, तो तब भी आपको ही सोचना है कि कैसे मैं करूँ इसको। सेम इज़ द केस विद एग्जाम भी, रिल में भी सोचना है ऐसे ही, मेंस में भी और इंटर में भी। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट टू बी प्रिसाइज, कैन यू एनालाइज बोथ साइड्स ऑफ एन इशू विदाउट बायस। एक कॉइन के क्या आप दो पहलू देख पा रहे हो कि नहीं, कि आपको जो पसंद आया मैं बस ये पहलू देखूंगा, दूसरा पहलू मेरे लिए नहीं है, मैं अपना जजमेंट जो है वो खाली एक पहलू पे दूंगा, क्या आप ऐसे हो, क्या आप ऐसे हो, क्या आप दोनों पहलू देख के अपना जजमेंट दोगे, ठीक है। कैन यू नेविगेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैन यू नेविगेट लिंग्विस्टिक ट्रैप्स डिजाइन टू मिसलीड यू। अब इसका मतलब क्या है लिंग्विस्टिक ट्रैप्स, इसका मतलब क्या है, उसने ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए हैं, ऐसे ट्रैप सेट किए गए हैं आपके लिए एग्जाम में कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है मैं ये चाहता क्या है मुझसे। जब तक आप इनको एलिमिनेट नहीं करोगे, यू कैन नॉट राइट ए गुड आंसर, यू कैन नॉट क्या बोलते उसको, उस एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आप, अभी शायद इससे पहले नहीं, जो प्रीवियस सेशन था आपका वहाँ पे आपको सर ने बोला होगा जो ट्रैप्स थे तो कैसे आप इसको हम डिकोड करते हैं, ठीक है। सेम इज द केस हियर। आप लेट मी टेक एन एग्जांपल, अभी तक सारे आपने देखे जितने भी डिस्कस हुए वो सब प्री ओरिएंटेड है, ये मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेंस ओरिएंटेड कुछ। दिस इज द क्वेश्चन। एक और बात मैं आपको बोलूं, प्री आप क्वालिफाई करते हो उसके नंबर ऐड आपके नहीं होते हैं, जो एक्चुअल एग्जाम है वो है मेंस, दैट्स योर आंसर राइटिंग।
अगर आप किसी भी टॉपर का वीडियो देखोगे वो बोलेगा दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, ठीक है, दैट्स अनदर रेलम, अभी हम उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया enshores constitutional morality but judicial overreach threatens democracy. डिस्कस, देखो आंसर राइटिंग के कुछ उसूल है वो हम आगे देखेंगे जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए समझ लो कि दिस इज योर, जो ये है डिस्कस, इसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट, इनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव्स। ये आपको बोलता है कि मुझे किस टाइप का आंसर चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए अपने आंसर में, ठीक है। दैट्स द रोल ऑफ डायरेक्टिव्स। यहीं पे फंसाता है ये कौन? यूपीएससी। ये ऐसे डालता है अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ टू डिकोड दीज डायरेक्टिव्स यू वोंट बी एबल टू आंसर, ठीक है, इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अब यहां पे क्या चाहिए यूपीएससी को इस क्वेश्चन में? पहले समझो इस क्वेश्चन को। इसमें 3 टर्म्स की बात हो रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड जुडिशियल ओवररीच। एक्टिविज्म, इसमें से किसी को पता है कुछ ये वर्ड जो इस्तेमाल किया यहां पे मैंने? कुछ पता है पॉलिटी का, कुछ बैकग्राउंड किसी का? सिंपल, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया जब जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट लेता है कोई केस खुद ही सुआ मोटो, बोलता है भाई यहां पे इशू हो रहा है, मैं ले रहा हूं, तो उसी हिसाब से वो डिवाइस करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगी वो चीज जब हम चलाते हैं किसी कंट्री को अंडर द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो डिग्रेड नहीं होते हैं, कुछ सेट पैरामीटर्स है उनके जरिए ही हम चलते हैं आगे, ठीक, और डिसाइड भी करते हैं किसी आगे इशू को बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब है जुडिशियल ओवररीच, यानी कि जुडिशरी उन जगहों पे जा रहा है वहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी जा रहा है उन्हीं जगहों पे, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बट ओवररीच थ्रेटन्स डेमोक्रेसी। जब हम पढ़ते हैं इसको अच्छे से, अब यहाँ पे क्या चाहिए यूपीएससी को? यूपीएससी को चाहिए बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि क्या आपने दोनों पहलू दिखाए कि एक ही पहलू दिखा रहे हो इस क्वेश्चन में। यूजुअली क्या होता है, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे पहले करेंगे डिफाइन किसको? एक्टिविज्म को, फिर उसके बाद आएंगे मोरालिटी पे, फिर आएंगे एंड पे किस पे? ओवररीच पे, और इनका थोड़ा बहुत मिक्सर करेंगे तो हो गया खत्म। हालांकि वो तरीका नहीं है, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग, डू यू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस जुडिशियल ओवररीच? आपको क्या पहले बेसिक कंसेप्ट पता भी है कि ऐसे ही आप वहां पे लगा रहे हो अपना आंसर? लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग, ये है इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास 2 आइडिया है, एक्टिविज्म करता है एंश्योर मोरालिटी को, और जो ओवररीच है वो थ्रेटन करता है डेमोक्रेसी को। अब क्या होगा कि बच्चे क्या करेंगे, वो एक पार्ट लिखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म पे किस तरह करता है, उसके बाद क्या लगाएगा जुडिशियल ओवररीच किस तरह थ्रेटन करता है, ठीक है, और अपना आंसर सबमिट करेंगे। लेकिन ये सही, उतना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इन 2 को कनेक्ट किया ही नहीं आपस में। वही यहां पे बोल रहा है लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग, कैन यू कनेक्ट द 2 आइडियाज इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग देम सेपरेटली। यानी कि आपने आइडिया तो लगा दिए, आपने पेस्ट कर लिया अपने पेपर पे, लेकिन क्या आप इनको कनेक्ट कर सके कि नहीं कर सके? कनेक्ट किया है नंबर ऊपर जाएंगे, कनेक्ट नहीं किया है नंबर नीचे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैंने तो अच्छा किया था, मैं तो सब कुछ किया है, क्या हो गया? यहाँ पे आता है, हमको जरा दिखाओ क्या लिखा था, देखते ही समझ आता है कि क्या किया है इसने, ठीक है। अब दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, देखो यूपीएससी जब भी कोई सवाल निकालता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, उसके पीछे कुछ वजह होती है। देयर इज ऑलवेज ए रीजन फॉर दैट क्वेश्चन, और उसमें पैटर्न भी होता है जो डिसाइफर करना जरूरी है। जैसा कि अभी आपने देखा PYQs डिस्कस हुए आपके पास, और प्रेडिक्शन भी आई कि क्या आ सकता है आगे जब 2025 के एग्जाम में, ठीक है। तो PYQ एनालिसिस इज समथिंग एल्स। वो खाली यही नहीं है कि प्रेडिक्ट किया कि क्या आया, वो ये भी है कि PYQ से हमने थीम्स निकाली कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें किस हद तक जाना है। कोई टॉपिक है उसमें 10 बार सवाल आ चुका है आज तक, यानी कि उसको हमें डीप प्रोब करना है, और कोई टॉपिक उसमें एक ही आया है अभी तक, यानी कि उसको ऊपर से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे हम प्रेडिक्ट करें? जब भी आप सवाल देखोगे मेंस के या प्री के, वहां पे एक चीज होगी स्पेसिफिकली मेंस के लिए है,
फॉर्मूला क्या होती है? यूजुअली क्वेश्चन क्या होता है, उसमें होता है कोई रीसेंट इशू, रीसेंट इशू होता है कोई, यानी कि दैट्स योर करंट अफेयर्स, वो चीज करंट अफेयर में है, इसीलिए सवाल डाला उसने। अब उस क्वेश्चन में क्या होगा, उसमें करंट अफेयर भी होगा, उसमें स्टैटिक भी होगा। क्या होगा? स्टैटिक, जो आप अमूमन पढ़ते रहते हैं बुक्स में, और कुछ कंट्रोवर्सी होगी, इसीलिए सवाल एग्जाम में आया है। देखो जितने भी सवाल होते हैं एग्जाम में, उनके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है न्यूज में, इसीलिए वो आते हैं। अगर आपको किसी ने पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर था एक बहुत बड़ा इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला कि भाई ये सही नहीं है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कुछ लूप होल्स थे, तो उन लूप होल्स की वजह से क्या हुआ, कंट्रोवर्सी, क्योंकि गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या बोला, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब क्या है, रिसेंट भी था, कंट्रोवर्सी भी थी, और उसमें स्टैटिक कंसेप्ट भी है। स्टैटिक कंसेप्ट क्या है, क्यों स्टैट डाउन किया? क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और ट्रांसपेरेंसी इज अ स्टैटिक कंसेप्ट। ठीक है, समझ आया? तो यही यहां पे एग्जांपल है इसकी, रिसेंट इशू स्टैटिक कॉन्सेप्ट कंट्राडिक्शन इज इक्वल टू यूपीएससी क्वेश्चन। एग्जांपल, इलेक्टोरल फंडिंग, रिसेंट इशू। ट्रांसपेरेंसी क्या बना आपका, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कंट्रोवर्सी, इट्स अ कंट्राडिक्शन। अब ये तीनों को जोड़ के सवाल क्या बन सकता है यूपीएससी में, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ओपेक पॉलिटिकल फंडिंग ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। with discuss the impact of opaque, not transparent, opaque political funding on Indian democracy। ये अंदर से क्या चाह रहा है, अंदर से चाह रहा है फंडिंग, बॉन्ड्स और ट्रांसपेरेंसी पे, लेकिन सवाल ऊपर से ये चीज नहीं बोल रहा है। लेकिन हम अगर उसको देंगे इस टाइप का आंसर, यू विल गेट हाई मार्क्स, क्योंकि आपने रिसेंट भी कवर किया, स्टैटिक भी कवर किया, और कंट्रोवर्सी जो थी जिसकी वजह से सवाल आया एग्जाम में, वो भी आपने कवर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट, डिकोडिंग द हिडन सिग्नल्स इन यूपीएससी क्वेश्चंस, इज इंपॉर्टेंट। अब वो क्या करता है यूपीएससी, उधर से ही देता है आपको टिप्स कि भाई मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे क्या चाहिए। अब यहां पे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स इन यूपीएससी क्वेश्चन, जैसा भी अभी हमने बोला आपको मैंने डायरेक्टिव्स के बारे में। देयर आर मल्टीपल डायरेक्टिव्स, डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, हाईलाइट, इन्यूमरेट, ठीक है, इलॉबरेट, इलुसिडेट, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज। उसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, ट्रैप कैसे करता है, अगर किसी बच्चे को इन डायरेक्टिव्स का मतलब पता नहीं है, उसका आंसर कैसा होगा, उसका आंसर ऐसा होगा, सारे 20 के 20 क्वेश्चन सब सेम होंगे, क्योंकि he is not laying या she is not laying stress on the directive। ठीक है, अब सपोज यहां पे है क्रिटिकली एग्जामिन। एग्जामिन मतलब सपोज मैंने आपको बोला बेटा जरा इस पेन को एग्जामिन करो ऊपर से ऊपर से, तो आपने कर लिया इसका। अब मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकली एग्जामिन, यहाँ पे एक डाउट है बच्चों को कि क्रिटिकली हमेशा मीन करता है कि हमें नेगेटिव बोलो इसका, कुछ हद तक नेगेटिव भी है, लेकिन क्रिटिकली का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल। जैसे ऑक्सीजन इज क्रिटिकल फॉर ह्यूमन लाइफ, ये वो क्रिटिकल है, यानी कि अभी आपने ऊपर से देखा, अब अंदर से भी पूरा मुझे इसका निकाल के दो क्या है, फिर बेस्ड अपॉन दैट बाहर का भी और अंदर का भी मुझे बोलो कि मैं क्या करूं इसके रिलेटेड। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन, जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी देना है, पॉजिटिव भी देना है। अगर अब कोई बंदा सिर्फ पॉजिटिव दे रहा है, क्या नंबर मिलेंगे उसको, नहीं मिलेंगे। वहीं पे यहाँ पे ट्रैप, इफ यू ओनली प्रेज यू फेल। ठीक है, यूपीएससी को क्या चाहिए, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद एविडेंस। अब आपकी इंशाल्लाह जर्नी स्टार्ट होगी, तो मैं आपको एक वही चीज बोलूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, दैट इज योर
डेटा. विदाउट डेटा दिस एग्जाम इज इनकम्प्लीट. अब डेटा क्या है? एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स, रिसेंट इवेंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स. ठीक है, वही क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि वही बनता है हमारा एविडेंस. अगर आपने कुछ बात बोल दी वहां पे, लिख लिया कोई पॉइंट, लेकिन देयर इज नो एविडेंस विद इट, इट मींस इट्स जस्ट ए जनरलाइजेशन. हालांकि वो सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन नंबर कम मिलेंगे क्योंकि आपने एविडेंस नहीं दिया है. ठीक है. सपोज क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. क्या बोलता है? बोलता है हमें भाई बताओ क्या इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का किस पे? इंडियन एग्रीकल्चर पे. मगर हमें क्रिटिकली एग्जामिन करके दो. अब देखो यहां पे किसी बंदे ने सिर्फ एक साइड कवर किया, हैज बूस्टेड एक्सपोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर, यानी कि इसे सिर्फ पॉजिटिव बोला, यानी कि इसको नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसने नेक्स्ट पार्ट एड्रेस नहीं किया है. राइट अप्रोच क्या है? ऑलवेज बी बैलेंस्ड, नॉट वन साइडेड. While globalization has improved agricultural technology, it has also increased small farmers' vulnerability to global price shocks. यानी कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनको प्रॉब्लम भी आ रही है. दैट्स अ बैलेंस अप्रोच. ठीक. अब नेक्स्ट एग्जांपल, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक आप किसी स्टेटमेंट के साथ सहमत हो? 100% हो, 90% हो, 80% हो, 50% हो, किस हद तक? टू व्हाट एक्सटेंट. अब अगर कोई बोलेगा भाई 100% में हूं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ ना कुछ लूप होल होगा ही होगा. अब अगर किसी ने एब्सोल्यूट बोल दिया कुछ चीज, भाई 100% सही काम हुआ है, गवर्नमेंट ने सही काम किया है, तो आप बोलते हैं वहां पे उसको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, क्योंकि उसने जो प्रॉब्लम थी वो उसने डिसाइड वहां पर नहीं लिखी है. ठीक है. व्हाट यूपीएससी वांट्स ए नुआंस्ड आंसर which acknowledges limitations too. ठीक है. Example question, to what extent has Digital India initiative bridged the digital divide? समझ आ रहा है? अब कोई बच्चा है वो बोलता है I will write in a nationalistic way. क्या? मैं सपोर्ट करूंगा पूरे गवर्नमेंट को, एक हिसाब से मैं बटरिंग कर रहा हूं उसको कि इंडिया है नहीं, वो क्या है इंडिया. लेकिन यूपीएससी में ये सब चीजें नहीं चलती है, वो न्यूट्रल है, उसको पता है इस चीज के लूप होल्स भी है. अब ये क्यों कर रहा है, सर्वर क्यों दिखा रहा है हमको? इन अटेम्प्ट टू गेन मोर मार्क्स. लेकिन वो क्या है वहां से, वो उसको नंबर कम देगा या कट या देगा ही नहीं. ठीक है. अब रॉन्ग अप्रोच क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट. इसका एक मतलब ये भी है कि आप आंसर दे रहे हो यस और नो में, हाँ जी मैं करता हूं, नहीं जी मैं नहीं करता हूं. इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कि इस हद तक मैं करता हूं लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है. ठीक है. तो रॉन्ग अप्रोच क्या रहेगा? यहां पे किसी ने बोला यस डिजिटल इंडिया हैज कंप्लीटली ब्रिज्ड द डिवाइड, दैट इज टू एब्सोल्यूट. इसका मतलब ये वहां पे नंबर नहीं मिलेंगे. व्हाट इज राइट अप्रोच? डिजिटल इंडिया हैज इंप्रूव्ड एक्सेस बट रूरल कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी रिमेन चैलेंजेस. चैलेंज कुछ रहते हैं. इट्स अ बैलेंस्ड व्यू. ठीक है. समझ आया? यानी कि इससे हमने क्या सीखा? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव्स, why one should be aware about the directives, और उसके बाद how a person will write the answer. Always choose the medium path, that's a balanced way. ठीक है. अब next, this is the most important from all this, exam hall mind hack, how to solve any question in 30 seconds. मेंस का बोल रहा हूं मैं, प्री का तो 30 सेकंड ही होता है आपके पास. देखो 10 वर्ड, जो 10 नंबर का सवाल है 150 वर्ड्स का, उसमें आपको चाहिए 7 मिनट करने के लिए. कितने मिनट? 7 मिनट. और 15 वाला जो है उसको चाहिए 9 मिनट. ये अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया गया है, आप कहीं से भी देख सकते हो. ठीक है. आप 7 मिनट में आप कितना टाइम लोगे आप कंसीव करने के लिए कि भाई मेरे आंसर में क्या क्या आना चाहिए? टाइम लगेगा, है ना. इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए. ठीक है. तो 7 मिनट के अंदर आपको ये करना है. अगर आपने इसको 1 मिनट या 2 मिनट लगाइए, टाइम कितना बचा आपके पास? 5 मिनट. क्या आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी उसके वक्त? नहीं रहेगी, आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी, आप तेज दिखना शुरू करोगे, क्योंकि फिर आपको बाकी सवाल के लिए और कंपनसेट करना पड़ेगा बाद में. हम वो नहीं चाहते हैं. ठीक है. तो अब ये एक किस्म का हैक है, प्रून हैक है ये भी.
लेकिन तब जब आप उसके बारे में अवेयर होगे वो इशू जो है। ठीक है, देखते हैं क्या है। इसको हम बोलते हैं द ब्रेन डंप टेक्निक। द ब्रेन डंप टेक्निक। इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊंगा ये टेक्निक है क्या। टेक्निक ये है, कोई सवाल आया, करना क्या है आपको, इस सवाल के बाद आपको अब सॉल्व करना है। आपके पास टाइम 5-7 मिनट है। 30 सेकंड में जो भी आपको दिमाग में आ रहा है इसके रिलेटेड आपको लिख लो, कहीं पे पीछे से लिखो, कहीं से लिखो। क्या करोगे, आप सिर्फ वहां पे लिखोगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। सब आपने 4-5 लिख लिए। अब आप अपना आंसर इन्हीं के अराउंड बनाओगे। समझ आया है? जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रही है, मुझे दिमाग में आ रही है इस वक्त, आपने वो लगाया वहां पे। देखो, आधे लिखते हैं, आधे माइंड में ही करते हैं ये चीज। दैट्स अनदर थिंग। आधे फ्लो बनाते हैं दिमाग में ही। अच्छा ये तो चलो लिखा, किया स्टार्ट, और दिमाग में फ्लो उसको आ रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, अब ये एक मिनट, लेट्स कंटिन्यू। अब क्या है यहाँ पे, ब्रेन डंप टेक्निक। जो भी दिमाग में इस बार आ रहा है उसको या तो पेपर पे लिख लो, या तो अपने दिमाग में उसका बना लो स्ट्रक्चर एक हिसाब का। ठीक है, एज सून एज यू राइट सी द क्वेश्चन, राइट डाउन 5 कीवर्ड्स दैट कम टू योर माइंड बिफोर स्ट्रक्चरिंग द आंसर। कीवर्ड क्या है? अब इसमें एक और कंसेप्ट आया कीवर्ड का। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड वो वर्ड है, सपोज हमें किसी के बारे में लिखना है, अब हम लिख रहे हैं, अब इसको हम लिख रहे हैं मगर 3-4 लाइन्स में। क्या लिख रहे हैं? 3-4 लाइन्स में। सपोज हमको दिखाना है कि इंडिया के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, यहाँ पे इस एरिया में कम है, उस एरिया में कम है, इसमें इतना कम है, उसमें इतना कम है, बाहर से कम इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे? अगर लिखो लिखेंगे हम कितना लिखेंगे? 3-4 लाइनें आ जाएंगी। लेकिन वी कैन यूज जस्ट वन वर्ड टू सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल दिस, दैट इज योर, सपोज हमने लिखा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। क्या लिखा हमने? इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। बस इसने सम अप किया। तो यही कीवर्ड्स आपके दिमाग में रिवॉल्व हो रहे हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन। आपने वही 5 कीवर्ड उठाए और चिपकाया और उसके इर्द गिर्द अपना आंसर बनाया। सपोज एग्जाम्पल क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस।
एआई का क्या रोल है गवर्नेंस में? हमारे दिमाग में आया कि क्या रोल है, हमने 5 लगा दिए। ई गवर्नेंस का मैं रोल प्रेडिक्टिव पॉलिसीज करता है, एल्गोरिथमिक बायस है, डिजिटल डिवाइड में काम करता है और सर्वेलेंस में काम करता है। ये हमने क्या लिखा आपका कीवर्ड्स, ठीक है। तो अब हमें लिखना है आंसर। इंट्रोडक्शन तो डिफाइन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि हम क्या कर सकते हैं वहां पे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस फ्रॉम सर्विस डिलीवरी टू लॉ एनफोर्समेंट, हाउएवर इट्स यूज आल्सो रेज कंसर्न रिगार्डिंग बायस, प्राइवेसी एंड डिजिटल एक्सक्लूजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट क्या था, डिस्कस। अगर यहाँ पे होता है एलॉबरेट ऑन या एलुसिडेट, तो वहां पे हम नहीं लिखते ऐसे कंसर्न, क्योंकि वहां पे उसकी डिमांड ही नहीं है कंसर्न। डिस्कस का मतलब क्या है, नैरेटिव डिस्कशन, और डिस्कशन में हम पॉजिटिव भी देखते हैं, नेगेटिव भी देखते हैं और व्यूज भी देखते हैं, ठीक है, किसी और के। अब बॉडी में क्या किया हमने, बॉडी में हमने यही 5 कीवर्ड्स एज सब हेडिंग्स लगाई ऐसे, 1 सब हेडिंग 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्सप्लेन भी करना है। अब आपने ई गवर्नेंस, यहाँ पे हमने लगा दी कोई एग्जाम्पल। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐसा लॉन्च किया है ई गवर्नेंस में यूजिंग द हेल्प ऑफ एआई, डिजिटल डिवाइड। यहाँ पे दिखाएंगे डेटा, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, वी हैव टू यूज डेटा, मतलब फैक्ट देयर, फिगर देयर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू एनएसओ या कोई सर्वे, एआई हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग डिजिटल डिवाइड बाय 30%, ठीक है, क्योंकि मेजर हो चुका, इसलिए हमने क्या किया, उसको फिगर दिया। यहाँ पे सर्वेलेंस, किसी ने सर्वे निकाली है, उसने बोला है कि एआई की वजह से सर्वेलेंस में इतना इतना हो रहा है, तो हमने वही लगाया यहाँ पे। हमने सिर्फ कीवर्ड लगाया, उसके बाद क्या दिया, हमने डेटा उसको दिया सपोर्ट बैक करने के लिए। फिर उसके बाद आया कंक्लूजन। अब हमने देखा ऊपर हमारे इंटर में क्या बोल रहा है, इश्यूज भी है कुछ, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, व्हाइल एआई एनहांस एफिशिएंसी, एथिकल सेफगार्ड्स आर नेसेसरी टू एंश्योर फेयर गवर्नेंस। हमने एक बैलेंस अप्रोच लिया, हमने कंक्लूड किया। आप ठीक है, समझ आपको आया? ये मेथड है, इसमें क्या है, जो कुछ भी आपके दिमाग में है नीचे करो उसको, तो दिमाग में रखो और उस हिसाब से लिखो। अब हमने क्या सीखा इधर से, इट गारंटीज स्ट्रक्चर इन एवरी आंसर। ये देता है गारंटी, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी कुछ आए, बशर्ते आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो आप आंसर बना सकते हो, ठीक है। आपको सोचना नहीं पड़ता है, एलिमिनेट्स मेंटल ब्लॉक्स। अब इस सब जो हमने अभी तक पढ़ा, जो भी हमने मैंने आपको बोला, वहां पे क्या निकलता है, जिस्ट क्या निकला वहां का, क्रक्स क्या है? क्रक्स उसका यही है, थिंकिंग लाइक ए यूपीएससी एग्जामिनर इज द अल्टीमेट हैक, अल्टीमेट हैक। यूपीएससी फॉलोज प्रेडिक्टेबल पैटर्न, रैंडम कुछ नहीं है यूपीएससी में, रैंडम कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एक एग्जाम्पल दूंगा। एक बार एक एमसीक्यू आया था, एक टेंपल पे एमसीक्यू आया था, एक टेंपल पे, तो सब बोल रहे टेंपल आया, ये कुछ ये कैसे आया एग्जाम में। उसी साल इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम पार्लियामेंट को नई बिल्डिंग बनाएंगे, और जो पुरानी बिल्डिंग थी, जो स्ट्रक्चर था, इट वाज बेस्ड अपॉन दैट टेंपल जो एग्जाम में आया था। यानी कि लिंक इज ऑलवेज देयर, रैंडमली नहीं आया था। एवरी क्वेश्चन हैज हिडन ट्रैप्स, रिकॉग्नाइजिंग देम इज की टू हाई मार्क्स। और इस सारी जो भी आप करोगे उसमें राइट टेक्निक्स का होना जरूरी है। राइट टेक्निक्स विल गिव एज ओवर थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स। मैं नहीं बोल रहा 1000, मैं बोल रहा हूँ लैक्स, मैं बोल रहा हूँ लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स। क्योंकि जैसा कि आपको पता है 99% बच्चे जो है वो गिर जाते हैं, वहाँ कितना बचता है 1%। और आई विश कि आप सब इंशाल्लाह आप सब उस 1% में होंगे। लास्ट, मास्टर द यूपीएससी माइंडसेट एंड यू मास्टर दिस एग्जामिनेशन। इट कंक्लूड दिस। अब आपने क्या सीखा इसमें? आपने सीखा कि यूपीएससी कुछ अगेन जो हम कल से आपको बोल रहे हैं ट्रैप्स के बारे में, कि ट्रैप्स किस तरह सेट करता है। लेकिन ये वो ट्रैप था, इट वाज एक्सक्लूसिवली रिगार्डिंग मेंस, बाकी सब फ्री था। तो अब मेंस में आंसर और राइटिंग, इन एक्चुअलिटी दिस एग्जाम आंसर राइटिंग एग्जाम है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, बाकी सब ट्रैप्स है आपको प्रीलिम में गिराने के लिए। इसमें भी ट्रैप्स है, लेकिन अब इसमें आप पहुंचे
इसका अलग स्ट्रेटजी है एज कम्पेयर टू प्री। तो इसको हमारा अल्टीमेट हमें कहाँ मास्टर करना है, आंसर राइटिंग में। क्यों हम इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहे हैं मेंस पे? क्योंकि सपोज कट ऑफ 750 हुआ है, यानी कि जिसको 750 है ही हैज बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, लेकिन इस कोई बच्चा है उसके पास 760 नंबर है और कोई बच्चा है उसके पास 800 नंबर है मेंस में से। हु हैज प्रोबेबिलिटी कि कौन करेगा क्वालिफाई इस एग्जाम को? 800 वाला, क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ से 50 नंबर इसको ज्यादा है। और जब लिस्ट निकलेगी कहीं ना कहीं ये होगा ही होगा, चाहे बॉटम में ही हो चाहे मिडिल में ही हो, कहीं ना कहीं ये होगा ही होगा। यानी कि अगर इफ यू परफॉर्म, हाँ क्या बेटा? देखो इंटरव्यू में देखो आपको होता है एवरेज में 140 और से लेकर 180 तक, 140 से लेकर 180 तक आपको मैं बोल रहा हूँ इतने नंबर आ जाएंगे। ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल गेट 200 नंबर, ठीक है। अब रेंज तो यही है, अगर मिस 140 ही आए तो कैन क्वालिफाई, क्योंकि इसको ऑलरेडी नंबर ज्यादा है। अब ये है 760 वाला, इसके लिए अब क्या बोलते हैं वो जिंदगी और मौत क्या फैसला होता है इंटरव्यू, इसका वही हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूं आपको 99 टाइम्स ये क्वालिफाई नहीं करेगा, क्वालिफाई नहीं करेगा। तो हमारा मेन चीज क्या है? अब मेन चीज, मेंस में क्या है मेन चीज? आंसर राइटिंग, ठीक है। थैंक यू।